दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नितेश तिवारी ई लर्निंग में। इस वीडियो में हम 12th क्लास के सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को कराने वाले हैं। इससे पहले मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की एक और वीडियो डाल दी है आपके लिए, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं जाके। इसमें मैंने कोशिश की है कि जो भी आपके सिलेबस से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको ढूंढा है, फिर आपके लिए चीज़ें तैयार की हैं। तो देखिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यही है कि जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत का वर्णन करें। जो जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत है, इसका आपको क्या करना है, वर्णन करना है, यानी आपको बताना है। तो जो थॉमस रॉबर्ट माल्थस है ना, वो बताते हैं कि जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत जो था वो 1766 से 1864, ये बाय मिस्टेक लिखने में हो गया, 1864 तक रहा। ठीक है। जो पहला पॉइंट है इसमें बताता है कि जनसांख्यिकीय ज्यामिति में बढ़ती है। जो आपकी जो जनसंख्या होती है वो ज्यामिति के अनुपात में बढ़ती है, जैसे कि 2, 4, 8, 16, 32, इस तरीके से क्या होता है, ये बढ़ता है। और फिर कृषि उत्पादन की वृद्धि में बात करें तो ये गणितीय क्या बोलते हैं, गणितीय रूप से बढ़ती है। ये ज्यामिति में बढ़ती है और ये गणितीय में बढ़ती है, जैसे कि 2, 4, 6, 8 इत्यादि। इस तरीके से आप डिफरेंस समझ लीजिए। थर्ड पॉइंट की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो जनसंख्या होती है उसमें क्या होती है, खाद्य सामग्री के असंतुलन पैदा होती है। अब देखिए यहाँ पे जो जनसंख्या का आप देखिए कितना डिफरेंट है। अब यहाँ पे देखिए कि कृषि जो उत्पादन है उसमें कितना डिफरेंस है। तो जो यही डिफरेंस है ना, आपको क्या, खाद्य सामग्री के असंतुलन को क्या करती है, पैदा करती है। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट है, समृद्धि बढ़ने के लिए, यानी जो समृद्धि बढ़ाने के लिए जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण किया जाए। यानी किसी भी चीज़ को, यानी आपको समृद्धि बढ़ानी है तो उसको क्या, पहले आपको जनसंख्या को नियंत्रण करना होगा। जो मार्थस है उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के 2 प्रतिबंध का उल्लेख किया है। पहला है प्राकृतिक निरोध। प्राकृतिक निरोध में क्या होता है, जैसे कि अकाल पड़ जाता है तब जनसंख्या कम हो जाती है, भूकंप, बाढ़, युद्ध, बीमारी, इस तरीके से आप देखते हैं कि जो जनसंख्या है उसका क्या होता है, वो कम होनी शुरू हो जाती है। जैसे कि हाल ही में अब कोविड महामारी में देखिए कितने लोगों का देहांत हो गया है ना। तो इससे क्या हो गया, जो जनसंख्या में कमी, थोड़ी कमी आई, ज़्यादा नहीं आई, थोड़ी कमी आई। सेकंड की बात करें, कृत्रिम निरोध, यानी जो एक तरीके से बनाई जाती है। कृत्रिम यानी जो हम स्वयं बनाते हैं, जैसे कि बड़ी उम्र में विवाह, यौन संयम, है ना। जैसे कि बड़ी उम्र में विवाह होगा तो बच्चे होने की समस्या हो जाती है। यौन संयम, आजकल देखते हैं कि मतलब प्रेगनेंसी है बहुत ज़्यादा कम होनी शुरू हो गई है। तो इस तरीके से भी क्या है, जनसंख्या पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आंसर को फ्रेम करना है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप इजीली इसे कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, उपनिवेश काल के दौरान नारी संबंधित मुद्दे समाज सुधार आंदोलनों ने किस प्रकार उठाए। यानी जो नारी से संबंधित मामले थे, वो जो आंदोलन कर रहे थे, जो समाज सुधारक आंदोलन था, उसमें किस प्रकार से उठाया गया। तो आपको बताना है कि जो इसकी स्थिति थी ना, वो 19वीं सदी में सुधार आंदोलन हुआ। सुधार जो आंदोलन था 19वीं सदी में हुआ था, आपको याद रखना है। पहले पॉइंट की बात करें तो जो स्त्री थी, स्त्री पुरुषों में आम समानता सामाजिक नहीं, ना कि प्राकृतिक। यदि स्त्री पुरुष प्राकृतिक आधार पर और समान है तो क्योंकि महिलाएं समाज में शीर्ष स्थान पर पहुंच जाती हैं। दुनिया या देश में ऐसे भी समाज हैं जहां परिवारों में महिलाओं की सत्ता व्याप्त है, जैसे कि केरल में। अगर आप केरल की बात करें तो यहाँ पे एक नायर परिवार है उसमें, और मेघालय में आप बात करें तो खासी जनजाति। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो महिलाओं की स्थिति जो है अच्छी है, यानी उन्हें सत्ता व्याप्त रूप से प्राप्त है। सेकंड पॉइंट की बात करें तो जो राजा राम मोहन रॉय थे,
यानी राय थे, उन्होंने सती प्रथा और बाल विवाह और विधवा विवाह की मंजूरी दी। ये 3 चीज़ें तो जब भी राजा राम मोहन राय आते हैं तो ये 3 चीज़ें ज़रूर ही इंक्लूड की जाती है, सती प्रथा की समाप्ति, बाल विवाह की समाप्ति और विधवा विवाह का समर्थन। ठीक है, थर्ड पॉइंट की बात करें, ज्योतिबा फूले आ जाते हैं, तो यहाँ पे हम शिक्षा की बात कर लेते हैं। तो जो ज्योतिबा फूले थे, उन्होंने क्या किया था, जो जाति थी और लैंगिक जो अत्याचार थे उसका विरोध किया था। फिर हमारे आ जाते हैं सर सैयद। ऐसा नहीं कि केवल हिंदुओं में ही आवाज़ उठाई गई थी महिलाओं के लिए, मुस्लिमों में भी आवाज़ उठाई गई थी। तो जो सर सैयद थे, जो सर सैयद अहमद खान थे, उन्होंने क्या किया था, इस्लाम में सामाजिक सुधार के लिए लड़कियों के लिए स्कूल तथा कॉलेज खोले थे। आप देख सकते हैं कि मुस्लिमों ने भी किस तरीके से अपने कदम उठाए महिलाओं सशक्तिकरण के लिए, एक तरीके के महिलाओं को मतलब अच्छी ज़िंदगी देने के लिए। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो फोर्थ पॉइंट में आपको बताना है कि दयानंद सरस्वती थे, उन्होंने क्या किया था, नारियों की शिक्षा में योगदान दिया था। इन्होंने क्या किया था, जो नारियों की शिक्षा थी उसमें अपना योगदान दिया था। तो इस तरीके से ये सारी इम्पोर्टेंट बातें आपको लर्न कर लेनी है और एग्ज़ाम में एज इट इज़ जाके लिख के आ जाना है। मार्क्स कोई नहीं काट सकता और बहुत ही इजी पॉइंट्स है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ हैं। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो इसमें हमारा है भारतीय संदर्भ में, यानी कि भारतीय संदर्भ में सांप्रदायिकता का वर्णन करें। यानी भारत के संदर्भ में सांप्रदायिकता क्या होता है, इसको आपको बताना है। तो इसको आपको इस तरीके से बताना है कि जो रोज़मर्रा की परिभाषा है, हमारे जीवन में रोज़मर्रा की परिभाषा है, सांप्रदायिकता का अर्थ है धार्मिक पहचान पर आधारित आक्रामक। यानी हम अपने धर्म के पहचान के लिए क्या हो जाते हैं, आक्रामक हो जाते हैं, जैसे कि उग्र हो जाते हैं, उग्रवाद हो जाते हैं। अपने आप में एक ऐसी प्रवृत्ति है जो हमें समूह को ही, जो हमारा समूह है, समूह को ही वेद बताती है और श्रेष्ठ बताती है। यानी कि वो बताती है कि हम ही श्रेष्ठ हैं, हम ही वेद हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं। अन्य समूह को निम्न अन्य जो समूह है उनको निम्न बताती हैं और क्या, अवैध बताती हैं और विरोधी समझती है। तो इस तरीके से जो सांप्रदायिकता है, मतलब एक तरीके से बताता है कि एक हिंदू और मुस्लिम, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जो हिंदू है अपने धर्म की बड़ाई करता है और जो मुस्लिम है अपने धर्म की बड़ाई करता है, वो दोनों ही एक दूसरे के विरोधी हैं। मतलब वो कहते हैं कि भाई हिंदू श्रेष्ठ है और मुस्लिम कहता है मैं श्रेष्ठ हूँ। तो इस तरीके से क्या होती है, जो सांप्रदायिकता की भावना है वो उत्पन्न होती है। सेकंड पॉइंट की बात करें तो सांप्रदायिकता एक आक्रामक राजनीतिक विचारधारा है। क्या, एक राजनीतिक क्या है, विचारधारा है, वो भी कैसी, आक्रामक, जिसमें आप जोश दे सकते हैं, गुस्सा देख सकते हैं, जो कि किससे जुड़ी है, धर्म से जुड़ी है, जैसा कि मैंने अभी बताया। थर्ड पॉइंट है हमारा, सांप्रदायिकता राजनीतिक से सरोकार रखती है। अभी जो सांप्रदायिकता है वो हमेशा राजनीतिक से ही उसका रेलेवेंट होता है, राजनीतिक से ही जुड़ी होती है धर्म से इसे, यद्यपि सांप्रदायिकता धर्म के साथ गहन रूप से जुड़ी है। जो आपकी सांप्रदायिकता है वो धर्म से गहन रूप से जुड़ी है। जहाँ पे भी सांप्रदायिकता आ जाए, धर्म और राजनीति को क्या कर देना है, आपको इंक्लूड कर देना है। तो इस तरीके से आपको भारत के संदर्भ में सांप्रदायिकता के बारे में बता देना है। हमारा चौथा प्रश्न है, जनसंख्या वायु संरचना से क्या तात्पर्य है। यानी जनसंख्या वायु संरचना से क्या तात्पर्य है, भारतीय जनसंख्या की आयु संरचना का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आपको तो पहले जनसंख्या संरचना के जो जनसंख्या का वायु संरचना है उसके बारे में बताना है, फिर भारतीय जनसंख्या की जो आयु संरचना है उसका वर्णन करना है। तो पहला है हमारा, जनसंख्या आयु संरचना से तात्पर्य है कुल जनसंख्या में विभिन्न आयु वर्गों के व्यक्तियों का अनुपात क्या है। यानी कि जो टोटल हमारे पास जनसंख्या है उसमें जो विभिन्न, जो 3-4 तरीके के जो आयु वर्ग है उसमें उनका अनुपात क्या है। यानी युवा कितने हैं, बाल अवस्था में कितने लोग हैं, युवा कितने हैं, हाँ, जो
प्रौढ़ अवस्था में कौन है और फिर वृद्ध अवस्था में कौन है। इन सारी चीज़ों का जो ये सारी जनसंख्या है ना, इसे ही क्या कहते हैं हम, आयु अनुपात कहते हैं। फिर इसके सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि भारतीय जनसंख्या की आयु संरचना का वर्णन करें, यानी जो भारत की जनसंख्या है उसमें आपको क्या करना है, आयु संरचना इसमें बताना है। तो पहला पॉइंट तो ये, जो भारत की जनसंख्या ना बहुत जवान है। हम सभी जानते हैं कि हमारे पास युवा लोग बहुत ज़्यादा हैं और अधिकांश भारतीय क्या है, युवा अवस्था में। भारत जो है, भारत के पास क्या है, यूथ पावर है, जिसके ज़रिए वो आज इस मतलब दुनिया के सामने क्या कर रहा है, कदम से कदम मिला के चल रहा है, आप देख सकते हैं। सेकंड पॉइंट की बात करें तो भारत में क्या है, 15 से 49 यानी जो 15 से 49 आयु वर्ग के जो लोग हैं ना, उनकी संख्या अधिक है। यानी कि हमारे पास श्रम शक्ति अधिक है, यानी काम करने वाले लोगों की तादाद ज़्यादा है, जिसके कारण क्या हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा, भारत में कमाने वाले लोगों की संख्या अधिक है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि जो भारत है उसके पास अभी शक्ति ज़्यादा है, जहाँ 15 से जो 49 वर्ष की आयु होती है ना, इसमें लोगों के पास शक्ति ज़्यादा होती है, तो वो ज़्यादा काम करते हैं, तो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट की बात करें, जो भारत के लिए लाभकारी है। अभी ये क्या है, भारत के लिए जाहिर सी बात है लाभकारी है। अगर ज़्यादा काम कर रही है लोग तो हमारे देश को ही फ़ायदा होगा ना, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, जनसांख्यिकीय लाभांश क्या है। जो जनसांख्यिकीय लाभांश है क्या है, तो देखिए आपको ना इसमें थोड़ा होच पोच नहीं होना है। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों ही सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आपको जब पूछा जाए जनसांख्यिकीय लाभांश क्या है, तो आपको एज इट इज़, जो आपने भारत के संदर्भ में ये सारे पॉइंट बताए, एज इट इज़ ही यही आंसर इसका होगा। तो आपको बताना है जो जनसांख्यिकीय लाभांश का अर्थ निम्नलिखित प्रकार से है। जैसे कि जिस देश में जनसंख्या में कमाने वाले लोगों की जनसंख्या अधिक होती है, तो उसे ही जनसांख्यिकीय लाभांश प्राप्त होता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो हमारा ये कहता है। सेकंड पॉइंट है, भारत के संदर्भ में ये कहा जा सकता है कि भारत को जनसांख्यिकीय लाभांश प्राप्त है। बिल्कुल सही, भारत को तो जनसांख्यिकीय लाभांश प्राप्त है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वहाँ पे अधिक मात्रा में और कमाने वाले लोगों की संख्या भी अधिक है। थर्ड पॉइंट की बात करें, क्योंकि भारत में 15 से 49 वर्ष आयु वर्ग की जो जनसंख्या है वो अधिक है। अभी मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, यूथ पावर ज़्यादा होगी तो ज़्यादा काम करेंगे, और ज़्यादा काम करेंगे तो हमारे देश को क्या होगा, ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो जनसांख्यिकीय लाभांश पूछ ले या फिर आपसे ये पूछ ले कि भारतीय जनसंख्या में आयु संरचना, तो आपका आंसर बिल्कुल सेम रहेगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा। सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको बताना है, परिवार नियोजन कार्यक्रम के आपातकाल के समय नाकाम होने के क्या कारण थे, वर्णन करें। यानी कि जब आपातकाल लगाया गया था भारत में, तो जो आपातकाल में जो नाकाम क्यों था, जो आपातकाल था वो नाकाम होने के क्या कारण थे, जो उन्होंने कार्यक्रम लगाए थे, क्यों नाकाम हो गए। बहुत ही इजी है, इसमें मतलब एक तरीके से जनता के साथ, समाज के साथ अत्याचार ही हो रही थी एक तरीके से। जैसे कि पहला पॉइंट, आपातकाल के दौरान क्या हुआ था कि परिवार नियोजन के लिए सरकार ने गलत तरीके अपनाए। परिवार नियोजन, जैसे कि भारत में जनसंख्या बढ़ती जा रही थी, तो सरकार ने कहा कि यानी कि 1 कपल 2 चाइल्ड, है ना, लेकिन लोग ऐसा नहीं मान रहे थे। तो उसके लिए क्या किया, उसने ज़बरदस्ती करना शुरू कर दिया। उसने क्या किया, गलत तरीके अपनाने शुरू कर दिए सरकार ने। यह गलत तरीका परिवार नियोजन और असफल मुख्य कारण था। ये जो तरीका था ना, ये परिवार नियोजन का असफल का मुख्य कारण था। थर्ड पॉइंट की बात करें, सरकार ने जो ज़बरदस्ती करके वंध्याकरण का कार्यक्रम लागू किया। जो वंध्याकरण था, इसमें जो मेल थे और फीमेल थे, इनको क्या किया, ज़बरदस्ती इनकी क्या नसबंदी करानी शुरू कर दी। जो मेल थे उनकी नसबंदी करानी शुरू कर दी, और जो फीमेल थी उनका जो जिनसे गर्भ अवस्था धारण होता उसको हटवाना, यानी नसबंदी दोनों तरीके से करानी शुरू कर दी। तो ये भी गलत था, रॉन्ग था।
फोर्थ पॉइंट था आपातकाल के दौरान क्या किया था, सरकार ने विशेष कानून बिना संसद में पारित किए, ये आप देख सकते हैं बिना संसद में पारित किए क्या किया, अध्यादेश के जरिए लागू किया, यानी आदेश दे दिया और जारी कर दिया, संसद में लेके भी नहीं गया। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी गलती की सरकार ने। फिफ्थ पॉइंट है आपका जबरन पुरुषों की नसबंदी, पुरुषों के साथ जबरन हुआ, उनकी जबरन नसबंदी करा दी जा रही थी, यानी पुरुषों को पकड़ा जा रहा था और उनकी नसबंदी करा दी जा रही थी। सिक्स्थ पॉइंट की बात करें तो जबरन स्त्रियों के साथ नालिका बंदी, यानी कि जिसके द्वारा उनका गर्भ अवस्था धारण होता है, नलिका बंदी, उसको भी क्या किया, बंद कराना शुरू कर दिया। जो सरकार ने कहा कि जो सरकारी कर्मचारी थे उन पर दबाव डाला गया, जो सरकारी कर्मचारी थे उन पर दबाव डाला गया कि वह जबरन को बाध्याकरण के लिए लाएं आयोजित शिविर में, जो कि आयोजित शिविर हैं उसमें लोगों को ज़बरदस्ती लाया जाए और उनका क्या नसबंदी किया जाए। तो आप देख सकते हैं कितनी क्रूरता के साथ जो सरकार थी वो लोगों के साथ व्यवहार कर रही थी, वो भी कब, आपातकाल के समय। 8 पॉइंट की बात करें तो इस कार्यक्रम का जनता ने व्यापक रूप से विरोध किया। जाहिर सी बात है लोग विरोध करेंगे ही जब आप उनके साथ इतना अत्याचार करेंगे तो इस तरीके से जो आपातकाल था, जो कार्यक्रम नियोजन किया गया था वो असफल होने के ये कारण थे। तो आपको ये सारे ही कारण क्या कर देने हैं, बता देने हैं। 7th क्वेश्चन है हमारा, गांव में रहने वाले लोग शहरों की ओर आकर्षित क्यों होते जा रहे हैं। जो गांव में रहने वाले लोग हैं वो शहर की ओर क्यों आकर्षित हो रहे हैं, इसके पुश फैक्टर्स क्या हैं, क्यों जो ग्रामीण समाज है वो शहरों की ओर जा रहा है। तो पहला पॉइंट तो आपका है बेहतर सुविधा के कारण। हम सभी देखते हैं कि जो शहर है यहाँ पे हर प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। आप अच्छी शिक्षा ले लें, स्वास्थ्य ले लें, रोज़गार ले लें, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो इसलिए सेकंड पॉइंट की बात करें रोज़गार के अवसर, यहाँ पे अगर आप शहर में आते हैं तो आपको ऐसा नहीं है 2 रोटी 2 शाम मतलब सुबह या शाम का खाना अवश्य ही मिल जाएगा। आप किसी न किसी प्रकार का कार्य कर सकते हैं बिना किसी झिझक के। गुमनामी की ज़िंदगी, अरे क्या होता है कि शहर में आप आते हैं तो यहाँ पे आप देखते हैं कि जो एसटी होते हैं, एसटी ओबीसी जो होते हैं, इनके साथ ना थोड़ा गांव में क्रूर व्यवहार होता है। तो जब वो यहाँ पे आते हैं तो गुमनामी की ज़िंदगी आराम से जी पाते हैं, उनसे उनका कोई जात नहीं पूछता है ना। हम शहरों में रहते हैं, स्कूल में खाना पीना सभी कुछ खाते हैं, तो हमसे ना हमारी कोई जाति नहीं पूछता कि आप किस जाति से है। तो गुमनामी की ज़िंदगी मिलती है, इससे मतलब लोगों को प्रभाव नहीं पड़ता है, समझ सकते हैं। संसाधनों में आने वाली कमी, जो संसाधन होते हैं उसमें आने वाली कमी, जो गांव में होते हैं उसमें बेहतर संसाधन नहीं मिलते, ना शिक्षा मिलता है, ना स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलती हैं, ना बिजली की सुविधा मिलती है, ना सड़क अच्छे होते हैं। मतलब कुल मिला के संसाधन की कमी होती है, जिसके कारण जो लोग हैं शहरों की ओर आकर्षित होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, बतानी है। तो इस तरीके से मैंने आपके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रेडी किए थे। आई होप आप अच्छे से इसे रेडी कर पाएँ और अपना एग्ज़ाम अच्छे से कर पाएँ, जो कि 4 अप्रैल को होने वाला है। और आपको मतलब वीडियो पसंद आई तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और लाइक हमें और ज़्यादा मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए। और हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं ताकि जो आपके एग्ज़ाम्स हैं बहुत ज़्यादा अच्छे से हो पाए। तो आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हैं आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।